Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class 8. This is last topic of unit 3 biotechnology and its 15th lecture of general science book. First of all, let's revise some important points from pre-lectures of this unit. The first question is, what is biotechnology? As I have already told you that bio means life and technology means application of knowledge. Bio means life, that it means that this is the technology in which living organisms are used for the benefit of a human. The technology in which living things are used in different ways to help and benefit a human beings is called biotechnology. अब जो लिविंग थिंग्स इस बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती हैं वो कौन सी लिविंग थिंग्स हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में जिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ किया जाता है उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। The next question is, what is DNA replication? The word replication means to make its copy. DNA replication means that DNA can replicate itself. It is a process in which DNA replicate itself. DNA makes its own copy. This process takes place in the nucleus of cell during interphase. इसके पहले प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो अनवाइंड होता है और उसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो पेरेंट स्ट्रैंड के साथ अटैच होती हैं, और इस तरह से एक डीएनए जो है वो जब सेपरेट होता है तो अपने जैसे दो न्यू स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ डोनर ऑर्गेनिज़म। डोनर ऑर्गेनिज़म क्या है? द ऑर्गेनिज़म हुज यूजफुल जीन इज सेलेक्टेड एंड आइसोलेटेड इज कॉल्ड डोनर ऑर्गेनिज़म। ऐसा ऑर्गेनिज़म जिससे जीन आइसोलेट किया जाता है, मतलब कि सेपरेट किया जाता है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हासिल करने के लिए, या जिसको सिलेक्ट किया जाता है जिस ऑर्गेनिज़म को, उसको कहते हैं डोनर ऑर्गेनिज़म। और व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म? द ऑर्गेनिज़म हु रिसीव्स दिस फॉरेन जीन इन इट्स सेल इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। और वो ऑर्गेनिज़म जो इस फॉरेन जीन को रिसीव करता है उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म कहते हैं। इसी तरह से द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Why do scientists use bacteria in genetic engineering? साइंटिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। द नंबर वन रीज़न इज़ इट्स सेल इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू ग्रो। देयर न्यूक्लियस इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड। प्लाज्मिड्स क्या हैं? सर्कुलर पीसेज ऑफ डीएनए present in cytoplasm. It can be used as a carrier for foreign gene. Their rate of reproduction is very fast. A bacterial cell reproduces to form two daughter cells within 20 minutes. यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर एक बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होके अपने जैसे दो डॉटर सेल प्रोड्यूस कर लेता है ओनली विदिन 20 मिनट्स। व्हाट इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है? मॉडिफिकेशन मीन्स चेंज, कि अगर जीन में साइंटिस्ट जो हैं वो किसी किस्म का चेंज ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये द चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल। इट कैन बी डन बाय रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। यानी कि जीन को रिमूव किया जा सकता है, नया जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, या जीन की फॉर्म को मॉडिफाई किया जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं कि जीन्स को मॉडिफिकेशन जीन्स की कैसे की जाती है।
अब इसके नतीजे में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के नतीजे में हासिल होने वाले ऑर्गेनिज़म्स को क्या कहते हैं? GMO, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स। ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी जीन्स को चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? GMOs। इसकी शॉर्ट फॉर्म में GMO इसको कहा जाता है। व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन के बारे में आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हमारी हार्मोन है हमारी बॉडी में जो कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर पेंक्रियाज जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन अगर नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो इसका मतलब है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डायबिटीज़ मेलिटस। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। पहले इंसुलिन जो है वो एनिमल्स के पेंक्रियाज से हासिल की जाती थी, लेकिन अभी इसको जेनेटिकली हासिल किया जाता है इंसुलिन को। और इंसुलिन के जिन लोगों को ये डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो वो रेगुलरली इंसुलिन की इंजेक्शंस लगवाते हैं ताकि उनकी जो बॉडी में इंसुलिन का लेवल है वो एक जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट में होना चाहिए उतना रह सके। वेरी नेक्स्ट इज़ व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स जो हैं वो क्या हैं? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि वैक्सीन्स जो हैं वो क्या हैं। बेसिकली आपने वैक्सीन्स के बारे में तो सुना होगा कि वैक्सीन्स जो हैं वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखने के लिए लगाई जाती हैं ताकि हमारे अंदर हमारा जो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। वैक्सीन्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स की वैक्सीन्स हमारे यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली इन वैक्सीन्स को बनाने का मकसद क्या है? वैक्सीन्स आर एक्चुअली इंजेक्टेड टू डेवलप इम्यूनिटी सिस्टम अगेंस्ट डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो कि हमें बीमारियों से महफूज रखता है कि अगर किसी किस्म की कोई बीमारी हम पर हमलावर होने वाली है तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सिस्टम में उसकी एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ हमारी हिफाजत करता है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को वैक्सीन्स जो हैं वो क्या करती हैं? स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। अब बेसिकली जो इन वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं ये किससे प्रोड्यूस की जाती हैं? ये वीकेंड और किल्ड पैथोजन से, यानी कि ऐसे पैथोजन्स किसको कहते हैं? ऐसे जर्म्स जो कि डिज़ीज़ को कॉज करते हैं। डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। इन्हीं पैथोजन्स से वैक्सीन्स को तैयार किया जाता है, लेकिन ये ऐसे पैथोजन्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बेसिकली हमारी बॉडी को हार्मफुल नहीं करते, बल्कि जो है वो जब अगर उनसे मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के बाद जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है इन डेड पैथोजेंस को समझता है कि ये लाइव पैथोजेंस हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो अपनी सिस्टम में एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। और अगर खुदा न खास्ता हमारी बॉडी किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाती है तो वो उसके ख़िलाफ़ फिर हमारी मदद करती है। जैसा कि इन दिनों में हेपेटाइटिस की वैक्सीन जो है वो हमें हेपेटाइटिस से महफूज रखने में मदद करती है। इस तरह से और काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे छोटे बच्चों को एक हिफाजती टीकों का एक कोर्स करवाया जाता है जिससे बच्चे जो हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर इतना उनका सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो उनका सिस्टम डेवलप करने के लिए उनको मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन्स लगाए जाते हैं ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। ओके जी, हमारा जो आज का बेसिकली टॉपिक है जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी डिस्कशन की कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करती है, ह्यूमंस की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है?
हमें बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ नज़र आती है, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। तो इसके आपकी बुक में 4 मेजर एरियाज़ को डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले है एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत। एग्रीकल्चर में इसका जो है वो इस्तेमाल क्या है। हम सब जानते हैं कि आम तौर पर फसलें जो हैं उनको हमेशा फसलों के ऊपर कीड़ों मकोड़ों के हमलों का डर रहता है। तो फसलों को इन इंसेक्ट्स से और इन पेस्ट से महफूज रखने के लिए स्प्रे किया जाता है, जिन्हें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं जो कि केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स क्या काम करते हैं, ये केमिकल्स फसलों को इन कीड़ों मकोड़ों के हमलों से महफूज रखते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान क्या है कि ये फसलें, ये जो केमिकल्स हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स वगैरह जो हैं, ये इंसेक्ट्स को तो किल करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो हमारी फसलें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि क्यों ना ऐसी फसलें तैयार की जाएं, ऐसे सीड्स तैयार किए जाएं जो कि ऐसी उनके अंदर रेजिस्टेंस हो कि जब उनके ऊपर अगर इंसेक्ट्स या पेस्ट हमला करते हैं तो वो ऐसी प्रोटीन अपने अंदर प्रोड्यूस कर सके कि जो उनको उन कीड़ों मकोड़ों से महफूज रख सके। तो इसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मेजर क्रॉप्स जिसमें इस टेक्निक को यूज़ किया गया है उसमें मेज़ है, यानी कि कॉर्न, वीट है, राइस, कनोला, पोटैटोज़ हैं, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा। काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें न्यू क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं ताकि फ़सल के म्यार को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह से जो साउथ एशिया की पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर राइस जो है वो उनका मेन फूड प्रोडक्ट है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो है वो वहाँ पर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आपको पता है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है और अर्ली ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ख़ास तौर पर बच्चों में। तो साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली एक ऐसा जीन विटामिन ए का प्रोड्यूस किया है और उसको उस फसल को मॉडिफाई कर दिया है राइस की। अब जो न्यू राइस वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है दैट इज़ अ वैरायटी रिच इन विटामिन ए। जनरली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो हैं इन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर रहे हैं कि वीट की वो ऐसी काइंड प्रोड्यूस कर सके जिसमें आटे में जो आयरन की मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है कि हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आयरन की कमी का शिकार हैं और जो वीट है वो हमारी स्टेपल फूड है। तो साइंटिस्ट इस कोशिश में हैं कि वीट को ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि वीट के अंदर जो है वो आयरन की काफ़ी हद तक मिकदार जो है वो शामिल कर दी जाए ताकि जब हम उसको रोटी की फॉर्म में खाएं तो आयरन, हमारे जिस्म की जो बुनियादी ज़रूरत आयरन है वो हमारे खाने के ज़रिए पूरी हो सके। ओके, नेक्स्ट इज़ फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि फ़ूड के ज़्यादा मिकदार में कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है और फिर उसको कैसे प्रिज़र्व किया जा सकता है। इसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि बेटर क्वालिटी के जो जीन्स हैं एनिमल्स में वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि हमें हाई क्वालिटी का मिल्क और मीट हासिल हो सके। जैसा कि इसमें मुर्गियों में भी लेयर और ब्रायलर 2 फार्म्स हैं चिकन्स की कि जो कि ज़्यादा अंडे और ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने वाली इकसाम हैं ताकि बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ही खुराक की जो मांग है वो बढ़ती जाती है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए बेटर क्वालिटी ऑफ जीन्स जो हैं वो एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि हमें मज़ीद बेटर टाइप्स ऑफ मिल्क और मीट्स जो है वो हमें हासिल हो सके। इसी तरह से फ्रूट्स में आप डिफरेंट काइंड्स देखते हैं कि फ़्रूट्स में भी काफ़ी हद तक हमें नए
चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा गौवा की एक फॉर्म देखी होगी कि जो कि बिल्कुल सीडलेस है। तो ये सब के सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है कि हम कैसे अपने फ्रूट्स को, अपनी वेजिटेबल्स को बेहतर कर सकते हैं और उनकी जो लाइफ वैल्यू है उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, वो हमें हेल्थ में नज़र आती है। हेल्थ में तो मेडिसन की फॉर्म में हमें काफ़ी ज़्यादा इसके इस्तेमाल नज़र आता है। बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर आल्सो यूज्ड फॉर क्योरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। द डिज़ीज़ फॉर विच, ऐसी डिज़ीज़ के जिसका पहले कोई ख़ास बेहतर इलाज नहीं था, अब वो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से उसका इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। इसी तरह से ऐसे कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनको हम लाइफ सेवर्स भी कहते हैं, जैसा कि इंसुलिन है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंसुलिन जो है ये क्या काम करती है, यूज़फुल फॉर, ये डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी तरह से वैक्सीन्स जो है वो क्या काम करती हैं, यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करती हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो है वो क्या है, ऐसे हार्मोन जो कि अगर किसी भी वजह से, अगर किसी की ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही तो इसके लिए कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे अगर ग्रोथ होने में किसी किस्म की कोई रुकावट है तो उससे वो दूर हो जाती है। इस तरह से बीटा एडोरफिन क्या है, बीटा एडोरफिन अ पेन किलर ड्रग। बीटा एंडोरफिन पेन किलर इज़ अ पेन किलर एंड इंटरफिरोन एंटीवायरल प्रोटीन्स, यानी कि अगर हमारी बॉडी के ऊपर वायरसेस का अटैक हो जाता है तो उन वायरसेस के अटैक से हमें महफूज रखने के लिए इंटरफिरोन जो है वो एक मेडिसन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई है। लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स, यानी कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ये जो तमाम की तमाम चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हैं, इनको कैसे साइंटिस्ट जो है वो हासिल करते हैं। सबसे पहले है जीन थेरेपी क्या है, जीन थेरेपी जो है ये एक बहुत ही एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज़ लाइक कैंसर एंड एड्स। वैसे तो आपको पता है कि कैंसर और एड्स का फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर इलाज तो नहीं मिल सका, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने किसी हद तक इन पर काबू पाने के लिए कुछ इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई हैं, जैसे जीन थेरेपी है। इसमें जीन थेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है कि इस प्रोसेस में जो डिफेक्टिव जीन है, कि अगर जीन डिफेक्ट हो गया है तो उस डिफेक्टिव जीन को सप्लीमेंट कर दिया जाता है या रिप्लेस कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के साथ। तो इस तरीके से अगर उस जीन में कोई प्रॉब्लम है तो उस जीन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक जो नॉर्मल जीन है उसको रिप्लेस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि जीन्स को चेक करना, जीन्स को मतलब किस मकसद के लिए चेक करना, कि अगर किसी किस्म की कोई इनहेरिटेड डिज़ीज़ है किसी में, ऐसी डिजीज़ जो कि इनहेरिटेंस से पास ऑन होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उन इनहेरिटेड जो डिजीज़ हैं उसका इलाज मालूम करने के लिए जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ inherited diseases. It involves direct examination of DNA molecule. It is also used to determine a child paternity or a person's ancestry. यानी कि इसमें चूँकि DNA को इन्वॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट DNA को स्टडी किया जाता है, तो इससे जो है वो किसी भी बच्चे की जो बैक हिस्ट्री है अपने पेरेंट्स के हवाले से उसका भी पता किया जाता है, चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है उसको।
द नेक्स्ट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग के बारे में शायद आपने काफ़ी सुना होगा कि क्लोनिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। क्लोनिंग इज़ आल्सो अमंग्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ जेनेटिक एनालिसिस। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन and strong well built livestock for quality production of milk and meat। यानी कि बेसिकली जो क्लोनिंग है, आपने डॉली शीप के बारे में सुना होगा कि जो कि फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल था, कि एक शीप का एक पार्ट लेके उस पार्ट से क्लोनिंग की टेक्निक यूज़ करते हुए जो है वो एक न्यू उसको एनिमल प्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहले जो क्लोनिंग के थ्रू जिस एनिमल को प्रोड्यूस किया गया था वो थी डॉली शीप। लेकिन इस क्लोनिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस ऑर्गेनिज़म जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उसमें जो उनका डिफेंसिव सिस्टम है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। यानी कि वो अपने इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के उनके चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस टेक्निक को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और ये काफ़ी हाई लेवल पर क्लोनिंग का काम जो है वो जारी है। This is your today's homework, that write question number 3.6, 3.7 and 3.8 from exercise of unit 3. And if you haven't short answer questions on your notebook, write that question too and complete your exercise of unit number 3. I hope you understand today's topic. May Allah bless you all. Stay safe. Allah Hafiz.